के बहैसियत एक सियासी जमात के कौमी सदर होने के नाते और बहैसियत एक वतन अजीज हिंदुस्तान का एक पहले दर्जे का शहरी होने के नाते मैं एक चाहता हूं कि मैं अपनी खिताब से पहले सबसे पहले अपनी बात को आपके सामने रखने से पहले मैं अपनी तरफ से मजम्मत करूं। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों कि हमारे मुल्क जम्मू कश्मीर में उरी के मुकाम पर सरहद पार पाकिस्तान से आए हुए दहशतगर्दों ने हमारी फौज के आर्मी के बेस में घुसकर हिंदुस्तान के बहादुर 18 सिपाहियों को उन्होंने जान से मार दिया। मैं ये बात जरूरी इसलिए समझता हूं कि ये जो वाकया हुआ इसकी हर हिंदुस्तानी ने मजम्मत की और मजम्मत के साथ साथ जिन 18 सिपाहियों के खानदान के लोगों ने किसी की मां ने अपने बेटे को खोया, हमारी किसी बहन ने अपने शौहर को खोया, बच्चों ने अपने बाप को खोया। इसीलिए जितनी भी हम इस वाक़े की मजम्मत करें वो कम होगा और इस वाक़े की मजम्मत करना इसलिए भी बेहद जरूरी है कि जब मैं आपके दरमियान में खड़े होकर आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, उन 18 बहादुर सिपाहियों ने जिन्होंने अपनी जान को गंवाया, उनमें से एक फौजी का ताल्लुक संत कबीर नगर से था। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम पैगाम देना चाहते हैं उन फिरका परस्त ताकतों को भी और हमारे पड़ोसी मुल्क के उन जालिमों को भी जो हमारे मुल्क के अमन को बिगाड़ने के लिए, हमारे मुल्क की सालमती को खतरा और बढ़ाने के लिए इस तरह की नीच हरकत करते रहते हैं। मेरा पैगाम उन तमाम हमारे मुल्क में मौजूद फिरका परस्त ताकतों से भी है कि जो ये समझते हैं कि हिंदुस्तान से मोहब्बत सिर्फ आरएसएस को है, हमारे मुल्क से मोहब्बत मुसलमानों के सोच और फिक्र में है, हमारी नस्लों में है। और इस मुल्क से मोहब्बत इसलिए हमको है क्योंकि इस मुल्क पर हमने जहांबानी की, इस मुल्क के चप्पे चप्पे पर हमारे असलाफ की यादगारें और निशानियां हैं। इस मुल्क को अगर अंग्रेजों की 200 साल गुलामी से अगर किसी ने आजाद कराने की सबसे पहले कोशिश की और सबसे पहले अगर किसी ने अपने खून का खतरा बहाया तो मुसलमान था। यह और बात है कि हिंदुस्तान की तारीख लिखने वालों ने अंग्रेजों से इस मुल्क को आजादी दिलाने का सहरा नेहरू, गांधी और पटेल के नाम पर कर दिया या मौलाना आजाद के नाम पर कर दिया। बल्कि हकीकत तो यह है मेरे अजीज दोस्तों, इस मुल्क की जंग आजादी शुरू हुई तो सन 57 में शुरू हुई थी और वो जंग आजादी की शुरुआत, उसके असबाब ये थे कि मुसलमानों के उलमाओं ने मुत्तफका तौर पर अंग्रेजों के खिलाफ एक जिहाद का फतवा दिया था। ये मुल्क हमारा था और हमारा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जब इस मुल्क के दो टुकड़े हुए और जब इस मुल्क के दो टुकड़े हुए तो आज इस मजमे में हजारों की तादाद में जो नौजवान यहां पर शिरकत कर रहे हैं, एक कसीर तादाद में यहां पर उलमाए किराम और बुजुर्गान मिल्लत मौजूद हैं। वो मेरी इस बात से मुत्तफिक होंगे कि जब इस मुल्क के दो टुकड़े किए गए
तो आज हिंदुस्तान में अगर 17 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, तो हमारे बुजुर्गों ने उस वक्त ये फैसला लिया था कि हम इस मुल्क को छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने फैसला लिया कि हिंदुस्तान हमारा वतन अजीज है। हमने उस वक्त ही पाकिस्तान के बानी मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना को पैगाम दिया कि आप जाओ, आपकी सोच लेकर जाओ, हम इस मुल्क को नहीं छोड़ सकते, ये मुल्क हमारा है। और हमने हमेशा से इस मुल्क से वफादारी की, हमने हमेशा इस मुल्क के लिए अपना खून पसीना बहाया। और ये और बात है कि हमारे अंदरून मुल्क में जो फिरका परस्त ताकतें हैं, वो हमेशा मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। अरे हम ना सिर्फ इस मुल्क में पैदा हुए, बल्कि हिंदुस्तान में एक वाहिद कौम है जिसने अपने चॉइस को इस्तेमाल किया। वो चॉइस मुसलमान था जिसने कहा कि हम पाकिस्तान को नहीं जाएंगे, हिंदुस्तान में रहेंगे। आज मैं बताना चाहूंगा कि जो ताकतें हमारे मुल्क को कमजोर करना चाहती हैं, वो ये जान ले कि उनको ये जानना पड़ेगा कि हमारे मुल्क को आजाद होकर 70 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है। और 70 साल के इस लंबे अरसे के बावजूद भी अगर हमारा पड़ोसी मुल्क ये समझता है कि वो किसी मजहब के लिए ये काम कर रहे हैं, तो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों से कहना चाहेंगे कि पहले आप अपने मुल्क की खबर लो, जहां पर मस्जिदों में आप अपने बम ब्लास्ट करते हैं, जहां पर मुसलमानों को कत्ल करने का आपके वहां के बड़े बड़े लोगों ने जायज करार किया। आज हिंदुस्तान की फिक्र करना छोड़ दे पाकिस्तान। हमको पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, न पहले था न इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में रहेगा। हमको मतलब हिंदुस्तान से है, हमको मतलब हिंदुस्तान की हर चप्पे चप्पे से है। और याद रखो, हिंदुस्तान हमारा है। ताजमहल का अगर कोई वारिस है तो हम हैं। कुतुब मीनार की बुलंदियां अगर पुकार पुकार कर क्या पैगाम देती है, कुतुब मीनार की बुलंदी आरएसएस और बीजेपी को पुकार जो 17 करोड़ यहाँ पर बसते हैं, इन्हीं के असलाफ ने इस यादगार को कायम किया था। आज हिंदुस्तान के उन तारीखी महलजात, उन तारीखी किले के दरो दीवार पुकार पुकार कर कहते हैं, जिस लाल किले पर 15 अगस्त के दिन हिंदुस्तान के वजीर आजम खड़े होकर अपने हमारे तिरंगे को लहराते हैं, वो लाल किला भी हमारी अजमत की निशानी रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये पैगाम हम देना चाहते हैं आरएसएस को और हमारे पड़ोसी मुल्क में जो लोग बैठकर हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान जान ले कि अब उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपने मसाइल को देखें, वो गैर जरूरी हिंदुस्तान के मामलात में मुदाखलत ना करें। हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कल अपनी तकरीर में बहुत सी बातें कही है, हमारा उनसे इख्तिलाफ था और इंशाअल्लाह ताला इख्तिलाफ रहेगा। वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान से बहुत आगे है, हिंदुस्तान हर महाज पर आगे है। यकीनन हमारे मुल्क में बात हमारे मसाइल है जो हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इस बात की इजाजत देती है कि हम अपने मसाइल को जमहूरी अंदाज में रखें। हम अपने मसाइल के हल का तलाश इलेक्शन लड़कर करें। हम अपने मसाइल का हल का तलाश उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर पूछें। हमको जमहूरियत इस बात की इजाजत देती है कि हम हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में खड़े होकर अपने मसाइल को पेश करें और इनकी आंखों में आंखें डालकर पूछें कि बताओ हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों के लिए तुम्हारे पास क्या प्रोग्राम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बार बार आरएसएस का कहना कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, अरे आरएसएस वालों, हमने इस मुल्क से उस वक्त से मोहब्बत की है जब तुम्हारा वजूद भी नहीं था। असद साहब जिंदाबाद, हमारी पार्टी जिंदाबाद। इंशाअल्लाह ताला तारीफ रहेगी। हम फिरका परस्त ताकतों के जिम्मेदारों को बताना चाहते हैं कि हमारे असलाफ ने तारीख बनाई। असदुद्दीन ओवैसी इन फिरका परस्त ताकतों से कह रहा है
कि याद रखो इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश में भी हम एक नई तारीख लिखने जा रहे हैं और तारीख लिखेंगे आपके इत्तेहाद की ताकत की बिना पर एक नई तारीख लिखेंगे। आपका अगर साथ होगा तो यकीनन एक नई तारीख लिखेंगे। आपकी दुआएं शामिल हाल रहेंगी तो यकीनन हम एक नई तारीख लिखेंगे। अगर आपका साथ होगा, अगर हम कंधे से कंधा मिलाकर मंजलिस की कामयाबी के लिए कदम पे कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तो यकीनन एक इनकलाब उत्तर प्रदेश में बर्पा होगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हालात और वक्त का तकाज़ा ये है कि हमको हालात ये पुकार कर कह रहे हैं कि मुत्तहिद हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की बहुत सबसे बड़ी रियासत, 22 करोड़ की आबादी इस रियासत में है। आपने बरसों से हर सियासी जमात का साथ दिया। आपने कभी कांग्रेस का साथ दिया तो कभी कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर यहां पर रहा। आपने कांग्रेस का साथ दिया तो नेहरू वजीर आजम बने। आपने कांग्रेस का साथ दिया तो लाल बहादुर शास्त्री वजीर आजम बने। आपने कांग्रेस का साथ दिया तो मोहतरमा इंदिरा गांधी यहां की वजीर आजम बनी। आपने कांग्रेस का साथ दिया तो राजीव गांधी वजीर आजम बने। आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह का साथ दिया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हिंदुस्तान के वजीर आजम बन गए। आपने इनका साथ छोड़ा तो इनका इख्तिदार इनके हाथ से चला गया। आपने असेंबली में कभी जनता दल का साथ दिया तो कभी समाजवादी का साथ दिया तो कभी बहुजन समाज का साथ दिया। मैं आप तमाम से सिर्फ एक ही सवाल करके चला जाऊंगा। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरे मोहतरम उलमाए कराम, मेरा सवाल आपसे है, मेरी शिकायत आपसे है। अगर मेरे अल्फाज आपको तकलीफ पहुंचाते हैं तो मुझे एक दीवाना समझकर मुझे माफ कर देना। मेरे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि सोचो, हमने हर इलेक्शन में सबका साथ किया। कभी अपने घर के बाहर कदम डालकर तो देख लो कि तुमको क्या फायदा हुआ। कभी अपनी नजरें उठाकर तो देख लो कि तुम्हारे क्षेत्र में कितने स्कूल बनाए गए। कभी अपने बच्चों की तरफ नजर डालकर देखो कि इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या रोशन हुआ या तारीख हो गया। कभी अपने घर में बैठे हुए बच्चों को देखो कि क्या हम उनको तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। कभी तुम्हारे पास जमीन है तो सोचो उस जमीन पर तुमने क्या कितनी फसलें उगाई, क्या तुमको उसकी कीमत मिली। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीज दोस्तों, नौजवानों, ये सवालात आपको करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी ये सवालात आपके सामने रख रहा है, क्योंकि जब तक इन सवाल का जवाब आप नहीं देंगे हम मुत्तहिदा तौर पर आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा बोलना आपसे सिर्फ इतना ही है मेरे अजीज दोस्तों कि हमने सबका साथ दिया, हमने सबको इख्तिदार की कुर्सियों पर बिठाया। किसी को वजीर आजम बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, किसी को विधायक बनाया, किसी को सांसद बनाया, किसी को सरपंच बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। मगर हमको क्या मिला मेरे भाई, हमको क्या मिला बताइए आप। हमारे पास हमको कुछ नहीं मिला। हमने सबको इज्जत से नवाज दिया, मगर हमने गलती की कि हमने ये झांक कर नहीं देखा कि हमारी नाक के नीचे चराग नहीं चल रहा है, हमारे घर में अंधेरा है, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, हमारे बच्चों के लिए स्कूल का इंतजाम नहीं है, बैंक से लोन नहीं मिलता, बुनकर है तो पावर लूम बन पड़ी है। मेरे भाई, ये सवालात कौन उठाएगा? अगर आपका नुमाइंदा कामयाब होकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो एमएलए बनकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाएगा, उसकी जबान पर कोई मुलायम का या मायावती का या कांग्रेस का ताला नहीं होगा। उसकी जबान पर तुम्हारी दास्तानें होंगी, उसकी जबान पर इन नौजवानों के मुस्तकबिल की बातें होगी, उसकी जबान पर हमारे इलाकों में फूल खोलने की बातें होगी। ये काम मजलिस करती आई है और ये काम उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करना चाहती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, समाजवादी पार्टी ने, ऐसा कि आपने अभी सुना कि बहुत से वादे किए, बहुत से वादे किए थे,
समाजवादी पार्टी ने वादा किया था कि अगर हमको इख्तियार मिलेगा तो हम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को 18% रिजर्वेशन देंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुलायम सिंह यादव से, उनके बेटे से, अखिलेश यादव से, अब मुझे उनके चचा से भी पूछना पड़ रहा है। ये अजीब सियासी पार्टी है, ड्रामा कंपनी है। जो चचा अपने भतीजे का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का क्या होगा? जो भतीजा अपने चचा का नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का क्या होगा?